पिछले स्पॉइलर में यह उल्लेख किया गया था कि लुओ फेंग 100 से अधिक वर्षों से बीस्ट गॉड की मूर्ति के सामने खेती कर रहा था। यद्यपि उसने अभी भी संलयन नियमों के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं समझा है, उसने छोटे जानवर भगवान की मूर्ति के माध्यम से जानवर भगवान के दायरे में अंतर्दृष्टि प्राप्त की, जिसने उसकी भविष्य की साधना दिशा को स्पष्ट किया। अपने निष्कर्षों को व्यवस्थित करने के बाद गोल्डन हॉर्न कबीले के साथ लुओ फेंग की यात्रा समाप्त हो गई और यह पृथ्वी पर लौटने का समय था। पृथ्वी पर लौटने से न केवल उसे अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन करने की अनुमति मिली, जिसे उसने सैकड़ों वर्षों में नहीं देखा था, बल्कि उसे पृथ्वी पर ज़िर्गहाइव को संबोधित करने का अवसर भी दिया। सबके बाद पृथ्वी पर ज़िर्गहाइव छोड़ने हमेशा एक छिपा खतरा था। अब लुओ फेंग के गोल्डन हॉर्नड बीस्ट विश्व मास्टर स्तर तक पहुंच गया था और अपने शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवर्धन के साथ वह अब गुप्त तकनीक का अभ्यास करने की स्थिति में था जो उसे ज़िर्गरानी को नियंत्रित करने की अनुमति देगा। इसलिए उन्होंने मल्टीटास्किंग और नियंत्रण से संबंधित तकनीक खरीदने पर 1 मिलियन से अधिक अंक खर्च किए। इस तकनीक को 5 स्तरों में बांटा गया है। यदि लुओ फेंग चौथे स्तर तक खेती कर सकता है तो वह 1000 नौकरों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा, जिसमें एक अमर स्तर की ज़िर्गरानी भी शामिल है। पृथ्वी पर ज़िर्गहाइव को नियंत्रित करने के लिए हालांकि उसे कम से कम तीसरे स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। वास्तव में यहां तक कि एक विश्व मास्टर स्तर ज़िर्गरानी आमतौर पर गुलाम बनाने के लिए एक अमर स्तर बिजली घर की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़िर्गरानी की आत्मा संरचना बेहद खास है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवर्धन के लिए आवश्यकताओं अविश्वसनीय रूप से उच्च हैं। लुओ फेंग की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवर्धन के बिना 1000 गुना से अधिक सफल होना असंभव होगा। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ज़िर्गहाइव रखने के बावजूद हुआनबो इसे गुलाम बनाने में असमर्थ था और इसके बजाय इसे निष्क्रिय अवस्था में छोड़ना पड़ा। हालांकि यह गुप्त तकनीक इसे प्राप्त कर सकती है। इसकी शक्ति स्पष्ट है। लुओ फेंग इस बात से अनजान थे कि यह तकनीक वास्तव में जुओ शान के एक शिष्य द्वारा बनाई गई थी, या माउंटेन सिटिंग गेस्ट के रूप में जाना जाता था, जो बाद में उनके वरिष्ठ भाई बन जाएंगे। आपको आश्चर्य हो सकता है कि लुओ फेंग, जो पहले से ही ब्रह्मांड स्तर पर 3000 गुना आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवर्धन तक पहुंच चुके थे, को इस तकनीक का अभ्यास करने से पहले विश्व मास्टर स्तर पर सफलता क्यों मिली। कारण यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी गुप्त तकनीक स्वाभाविक रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने निर्माण के दौरान ब्रह्मांड के मूल नियमों को शामिल करती है। यह तकनीक कोई अपवाद नहीं है। इसे वास्तव में खेती करने के लिए दुनिया की शक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। बेशक अगर कोई अमर स्तर की शक्ति का उपयोग करता है जिसे ब्रह्मांड के मूल नियमों द्वारा शुद्ध किया गया था, तो यह बहुत आसान होगा। पृथ्वी पर वापस अपनी यात्रा के दौरान ज़िर्गक्वीन को नियंत्रित करने के लिए गुप्त तकनीक की खेती के अलावा लुओ फेंग को अपने मो यूं वाइन को अपग्रेड करने की भी आवश्यकता थी। आखिरकार वह डोमेन मास्टर के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंचने वाला था। यदि वह चाहता तो उसका मानव शरीर किसी भी समय विश्व मास्टर स्तर तक टूट सकता था। हालांकि इससे यह समझाना असंभव हो जाएगा कि पोषण केबिन का उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। कारण यह है कि लुओ फेंग की आंतरिक दुनिया अभी विश्व मास्टर स्तर पर पहुंची थी और शिखर तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। इसलिए उनके सभी क्लोनों का स्तर आंतरिक दुनिया द्वारा सीमित होगा और पोषण केबिन का उपयोग करके सीधे शिखर विश्व मास्टर स्तर तक नहीं पहुंच सकता है। हालांकि ब्रह्मांड स्तर के शिखर की तुलना में डोमेन मास्टर शिखर पर भौतिक विशेषताएं पहले से ही 10 से 100 गुना अधिक हैं, जबकि मो यूं वाइन मनुष्यों की तुलना में अधिक लचीला और सक्रिय होने के कारण अब डोमेन मास्टर स्तर लुओ फेंग को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान नहीं करेगा, अपनी जीवन सहायक भूमिका खो देगा। इसलिए केवल मो यूं वाइन को विश्व मास्टर स्तर पर विकसित करके ही यह अपने उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। मो यूं वाइन की खेती करते समय लुओ फेंग ने कोई खर्च नहीं छोड़ा। दुर्भाग्य से यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ सुपर इवोल्यूशन योजना का उपयोग करते हुए उनका मो यूं वाइन अभी भी एक आदर्श विश्व मास्टर स्तरीय मो यूं वाइन में विकसित नहीं हो सका। मूल कारण यह था कि मो यूं बेल की प्रारंभिक खेती ने इष्टतम विधि का पालन नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप इसके अंतिम विकास के दौरान कुछ सीमाएं थीं। आखिरकार जब बाबाटा ने पहली बार बेल उठाई तो उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जैसी महाशक्ति में शामिल होंगे, इसलिए उन्हें लुओ फेंग की भविष्य की वित्तीय क्षमताओं पर विचार करना पड़ा। यह ज्ञात है कि ब्रह्मांडीय नियम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। मो यूं वाइन पूर्णता के जितना करीब होता है, अमर स्तर तक इसकी सफलता के लिए उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। गुणकों दसियों गुना या यहाँ तक कि सैकड़ों या हजारों गुना तेजी से बढ़ती है। मो यूं वाइन जैसे उच्चस्तरीय पौधे आधारित जीवन रूपों के लिए विभिन्न खेती विधियों के परिणामस्वरूप बहुत अलग ताकत हो सकती है। उदाहरण के लिए सबसे मजबूत मो यूं वाइन सबसे कमजोर से 10 गुना मजबूत हो सकता है। हालांकि लुओ फेंग के मो यूं वाइन सबसे सही रूप में विकसित नहीं हो सके, फिर भी इसे दूसरे दर्जे की विविधता माना जाता था। पूरे ब्रह्मांड में कुछ अन्य लोगों के साथ जो इसे समान स्तर पर पार कर सकते थे। आप उत्सुक हो सकते हैं क्योंकि मो यूं वाइन एक विकसित जीवन रूप है, क्या यह मूल कानूनों में महारत हासिल कर सकता है? इसका जवाब है हाँ।
आमतौर पर जब पौधे आधारित जीवन रूप अमर स्तर तक सफल होते हैं तो वे पूर्ण लकड़ी के मूल कानून में महारत हासिल करेंगे, जिसका अर्थ है कि उनके पास मूल कानून के क्षेत्र को चलाने की क्षमता भी है। मोल्यू वाइन अपनी सुपरस्क्रिय कोशिकाओं और उत्कृष्ट आत्मोपचार क्षमताओं के लिए जाना जाता है, जो वुड ओरिजिनल लॉ की मजबूत जीवन शक्ति द्वारा बढ़ाया गया है। वास्तव में पराजित होना लगभग असंभव है जब तक कि किसी का सामना खुद से कहीं अधिक मजबूत न हो। इसलिए इसकी रक्षात्मक क्षमताएं उल्लेखनीय हैं और निराश नहीं करेंगी। बेशक विभिन्न पौधे आधारित जीवन रूपों में अद्वितीय कार्य होते हैं, लेकिन वे एक सामान्य बिंदु साझा करते हैं, उन्हें अमर स्तर तक खेती करने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती है। क्या आप उत्सुक हैं कि चूंकि एफ ग्रेड कवच एक विशिष्ट अमर दिव्य शरीर को प्रतिद्वंद्वी करने के लिए काफी कठिन है और इसकी कीमत पौधे आधारित जीवन रूपों की खेती की तुलना में बहुत कम है, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए कवच का चयन नहीं किया? कारण सरल है, धातु से बना कवच केवल निष्क्रिय रक्षा प्रदान करता है, जबकि यह बिना टूटे समान या निचले स्तर के हमलों का सामना कर सकता है। यह हमले के अवशिष्ट शॉकवेव को अवशोषित या बेअसर नहीं कर सकता है, न ही यह एक मजबूत टक्कर से उत्पन्न रिबाउंड बल को अवरुद्ध कर सकता है। यह शॉकवेव एक सुपर विस्फोट की तरह है, जो कवच के अंदर पहनने वाले को टुकड़ों में चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। इसके विपरीत पौधे आधारित सहायक जीवन रूप पूरी तरह से अलग हैं। उनके पास सक्रिय रक्षा क्षमताएं हैं, जिसका अर्थ है कि जब तक हमलावर बल उनकी रक्षात्मक सीमा के भीतर है, वे प्रभावी रूप से सभी शॉकवेव को नष्ट कर सकते हैं, जिससे नुकसान बहुत कम हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने गुरु के प्रति बेहद वफादार होते हैं। यदि वे एक ऐसे हमले का सामना करते हैं जिसका वे सामना नहीं कर सकते, तो वे अपने स्वामी की रक्षा के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जीवन का बलिदान कर देंगे। आखिरकार एक बार जब उनका स्वामी मर जाता है तो वे भी नष्ट हो जाएंगे। यही कारण है कि पृथ्वी पर हु यान बो का कोई अमर स्तर मोल्यू वाइन नहीं था। क्या आपने देखा है कि जब से लो फेंग ने ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट छोड़ा है, तब से उसने किसी भी ब्लड रिवर क्रिस्टल को फ्यूज नहीं किया है? निश्चित रूप से प्रोडक्शन टीम इस अंतर को भरने के लिए पृथ्वी पर उनकी वापसी यात्रा का लाभ उठाएगी। ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट पर वापस लो फेंग के गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट ने पहले ही 98 ब्लड रिवर क्रिस्टल को फ्यूज कर दिया था। डिवाइन जनरल की विरासत प्राप्त करने के बाद उनकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ गई, जिससे उन्हें 99वें ब्लड रिवर क्रिस्टल के संलयन को सहन करने की अनुमति मिली। अब बीस्ट गॉड की मूर्ति की बार बार नकल करने से लंबे समय तक इच्छा शक्ति शोधन को सहन करने के बाद उसकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई है, जिससे वह शक्तिशाली जानलेवा इरादे का सामना कर सकता है और 100वें ब्लड रिवर क्रिस्टल को सफलतापूर्वक फ्यूज कर सकता है। जब 100वीं ब्लड रिवर क्रिस्टल पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गई, तो गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के पंजे पर रहस्यमय पैटर्न आखिरकार पूरा हो गया। इस समय इसके दाहिने पंजे ने एक गुणात्मक छलांग लगाई। अगर यह एक साथ बढ़ी हुई जन्मजात गुप्त तकनीक और ब्लड रिवर पावर को सक्रिय करता है, तो गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट अपने दाहिने पंजे के साथ अपनी मूल शक्ति से 100 गुना अधिक मजबूत हमला कर सकता है। इसका मतलब यह है कि गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट की एक भी हड़ताल उच्च स्तरीय वर्ल्ड मास्टर्स पर हावी होने के लिए पर्याप्त होगी, यहाँ तक कि उन्हें मौके पर ही दम तोड़ देना होगा। यदि प्राचीन प्रक्षेपण से सीखे गए टियर द स्काई क्लॉ के साथ जोड़ा जाता है, तो कमजोर अमर स्तर के पावर हाउस भी वर्तमान गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट से मेल खाने के लिए संघर्ष करेंगे। स्पष्ट रूप से 100 रक्त नदी क्रिस्टल द्वारा लाई गई वृद्धि दिव्य जनरल की विरासत द्वारा दी गई वृद्धि से कहीं अधिक है। अंतरिक्ष के माध्यम से एक लंबी यात्रा के बाद लो फेंग पृथ्वी पर लौट आए। स्वाभाविक रूप से वह पहले ज़िर्गरानी को नियंत्रित करने का प्रयास करने से पहले अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन। यह ध्यान देने योग्य है कि उनके मार्गदर्शन और मदद के तहत दी फैन सफलतापूर्वक विश्व मास्टर स्तर तक पहुंच गया था और बाई कार्लो बहुत पीछे नहीं था। डोमेन मास्टर के 9वें चरण तक पहुंच गया, जो विश्व मास्टर स्तर से सिर्फ एक कदम दूर था। लो फेंग की वर्तमान ताकत के साथ ज़िर्ग क्वीन अब उसके लिए खतरा नहीं है, लेकिन उसके परिवार के लिए यह एक भयानक उपस्थिति बनी हुई है। इसलिए कार्रवाई करने से पहले लो फेंग को अपने परिवार के साथ व्यवस्था करनी पड़ी। डायलन के दृष्टिकोण से, हालांकि लो फेंग दूसरों की नजर में केवल एक डोमेन मास्टर थे, यह तथ्य कि उन्होंने पहले ही इस स्तर पर सोने के मूल कानून की मान्यता प्राप्त कर ली थी, उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस प्रकार यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी कि लो फेंग विश्व मास्टर स्तरीय ज़िर्ग क्वीन को नियंत्रित करने के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर सकता है। आखिरकार जिसे सामान्य ज्ञान से आंका जा सकता है, वह सच्चा प्रतिभाशाली नहीं है। बेशक ज़िर्गरानी को नियंत्रित जोखिम के बिना नहीं है। कारण तथ्य यह है कि ज़िर्गरानी की आत्मा संरचना काफी मनुष्यों की है कि से अलग है, में निहित है। यह एक एकल पूर्ण व्यक्ति नहीं है, लेकिन आत्मा स्रोतों के हजारों की एक रचना है। यही कारण है कि लो फेंग को मल्टीटास्किंग क्षमता विकसित करनी चाहिए। पहले से ही गुप्त विधि के तीसरे स्तर का अभ्यास करने के बाद लो फेंग में अब विश्व मास्टर स्तरीय ज़िर्गरानी को गुलाम बनाने की क्षमता थी। बेशक सफलता दर के मामले में उनका मानव शरीर गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के लिए कोई मुकाबला नहीं था।
आखिरकार गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट पहले ही वर्ल्ड मास्टर के छठे चरण में पहुंच चुका था, जिसमें 9वें चरण के वर्ल्ड मास्टर मानव की तुलना में युद्ध शक्ति थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के 3000 गुना प्रवर्धन के साथ युग्मित यह आसानी से मनुष्यों के बीच एक शिखर विश्व गुरु को भी पछाड़ देगा। इस प्रकार लो फेंग ने सीधे ज़िर्गहाइव को अपनी आंतरिक दुनिया में रखा। एक बार जब एक योद्धा विश्व मास्टर स्तर के माध्यम से टूट जाता है तो उनकी आंतरिक दुनिया एक वास्तविक ब्रह्मांड की तरह जीवन रूपों को समायोजित कर सकती है। इसके अलावा लो फेंग की आंतरिक दुनिया का विस्तार 60 मिलियन किलोमीटर तक हो गया था, इसलिए अंदर एक ज़िर्गहाइव रखना एक झील में एक विशाल पत्थर छोड़ने जैसा था। बेशक अपने मानव शरीर की तुलना में ज़िर्गहाइव अभी भी विशाल था, एक विशाल पहाड़ की तरह, खासकर जब से ज़िर्गरानी खुद 10 मीटर से अधिक लंबा था। ज़िर्गहाइव द्वारा जारी जहरीली गैस के लिए यह केवल यूनिवर्स स्तर और निचले योद्धाओं को धमकी दे सकता है, लेकिन इसने विश्व मास्टर स्तरीय आंतरिक दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। क्या आप उत्सुक हैं? चूंकि लो फेंग केवल डोमेन मास्टर स्तर पर दिखाई दिया, क्या ज़िर्गहाइव को अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर रखने से संदेह नहीं बढ़ेगा? आखिरकार एक डोमेन मास्टर की आंतरिक दुनिया जीवित प्राणियों का समर्थन नहीं कर सकती है। यदि किसी को जबरन लाया जाता है तो यह पूरी तरह से विघटित हो जाएगा और भस्म हो जाएगा। इसके अलावा यदि वस्तु जीवन कोर की सहनशीलता सीमा से अधिक है तो यह जीवन कोर को चकनाचूर कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो सकती है। इसके बावजूद लो फेंग की हरकतें कोई संदेह नहीं पैदा करेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी स्थिति और स्थिति को देखते हुए, हालांकि एक विश्व अंगूठी अंतरिक्ष की अंगूठी की तुलना में कहीं अधिक महंगी है, लो फेंग के लिए यह सिर्फ एक साधारण वस्तु है जिसे वह आसानी से बड़ी मात्रा में खरीद सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अंतरिक्ष के छल्ले के विपरीत विश्व के छल्ले केवल विश्व मास्टर्स द्वारा बनाए जा सकते हैं, जिनके पास दुनिया की शक्ति है। उनका आंतरिक स्थान न केवल विशाल है बल्कि जीवन रूपों की मेजबानी करने में भी सक्षम है। क्या आपको याद है जब लो फेंग, हांग, ले शेन और अन्य लोगों ने यूनिवर्स भाड़े के गठबंधन चुनौती में भाग लिया था जब वे तार्कीय स्तर पर थे? उस समय वे जिस विशेष स्थान का उपयोग करते थे वह विश्व की अंगूठी के समान है। इसलिए यदि लो फेंग एक बहाने के रूप में एक विश्व अंगूठी का उपयोग करता है तो कोई भी संदेह नहीं उठाएगा, क्योंकि कोई भी उसे अपने साथ अंदर लाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। कहानी पर लौटते हुए, ज़िर्गरानी को गुलाम बनाना जोखिम के बिना नहीं है। उसकी आत्मा बेहद खास है और व्यवसायी को पूर्ण ध्यान बनाए रखते हुए हजारों आत्मा स्रोतों को ठीक से नियंत्रित करना चाहिए, जो निस्संदेह एक बहुत ही कठिन चुनौती है। और भी पृथ्वी पर ज़िर्गरानी गंभीर चोट के कारण नींद की स्थिति में नहीं है, लेकिन निष्क्रिय है। यहाँ तक कि अगर वह भारी रूप से घायल और बेहोश थी तो हजारों वर्षों के बाद उसकी चोटें लंबे समय से ठीक हो गई होंगी और वह स्वाभाविक रूप से जाग जाएगी। निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय रानी बाहरी हस्तक्षेप के लिए अतिसंवेदनशील होती है। यदि एक मजबूत आत्मा विधि हस्तक्षेप करती है और उसकी सुप्त अवस्था को बाधित करती है तो वह किसी भी क्षण जाग सकती है। इसलिए जब लो फेंग ने उसे गुलाम बनाने के लिए गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करने की कोशिश की तो रानी के जागरण की पूरी तरह से उम्मीद थी। इस समय यह आत्माओं की लड़ाई थी। सौभाग्य से अपनी जन्मजात गुप्त तकनीकों की वृद्धि और अपनी मानसिक शक्ति के भारी प्रवर्धन के साथ लो फेंग ने निस्संदेह ऊपरी हाथ रखा। उनकी जीत पहले से ही अपरिहार्य थी। यद्यपि ज़िर्गरानी भ्रम में कुशल थी और लो फेंग को प्रभावित करने और ज्वार को मोड़ने के लिए उनका उपयोग करने की कोशिश की, दुर्भाग्य से लो फेंग की इच्छा शक्ति पहले ही विश्व मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी, जिससे रानी का भ्रम उसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी हो गया। शायद आप उत्सुक हैं क्यों ज़िर्गरानी सीधे ज़िर्ग योद्धाओं को घेरने और लो फेंग को मारने के लिए नहीं बुला सका। सैद्धांतिक रूप से निश्चित रूप से वह कर सकती थी। दुर्भाग्य से ज़िर्ग क्वीन जिसे हु यानबो ने पकड़ लिया था, उसके पास बहुत कम सैनिक बचे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाहरी युद्ध क्षेत्र युद्धों के दौरान उसने ज़िर्ग योद्धाओं के सभी को लगभग समाप्त कर दिया था, केवल 1 दर्जन या तो उसके छत्ते में छोड़कर, जिसने गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया। यदि लो फेंग इतना चाहता था तो वह आसानी से गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट को उन सभी का सफाया कर सकता था, यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि उसके पास अपना शक्तिशाली मोशा कबीले क्लोन भी है। ज़िर्गरानी का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। यह एक विश्व मास्टर स्तर ज़िर्गरानी सबसे अधिक विश्व मास्टर स्तर के शिखर पर ज़िर्ग योद्धाओं का उत्पादन कर सकते हैं कि उल्लेखनीय है। हालांकि गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के विपरीत ज़िर्ग योद्धा झुंड की रणनीति पर भरोसा करते हैं, व्यक्तिगत मुकाबला ताकत नहीं। गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट के सामने केवल 1 दर्जन या तो ज़िर्ग योद्धा महत्वहीन हैं और उन्हें आसानी से कुचल दिया जा सकता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम विजेता लो फेंग होने के लिए बाध्य है। ज़िर्ग क्वीन को प्रस्तुत करने के साथ लो फेंग निस्संदेह भविष्य में 1 मिलियन ज़िर्ग योद्धाओं की सेना हासिल करेगा। भविष्य का युद्ध क्षेत्र किस तरह का तूफान लाएगा, यह वास्तव में आगे देखने के लिए कुछ है। तुम्हारा क्या विचार है? जैसे ही लो फेंग ज़िर्गहाइव के खिलाफ कार्रवाई करने वाला था,
अप्रत्याशित मेहमान पहले ही पृथ्वी पर आ चुके थे, उसकी हर हरकत की निगरानी कर रहे थे। हालांकि बाप्ता ने लुओ परिवार के निवास के पास लोगों को देखा, लेकिन वह यह निर्धारित नहीं कर सकी कि वे लुओ फेंग के प्रशंसक थे या छिपे हुए जासूस थे। आखिरकार लुओ फेंग का प्रभाव पूरे मिल्की वे में फैला हुआ था और कियानवू यूनिवर्स देश के भीतर उनकी स्थिति असाधारण थी। आप सोच रहे होंगे, क्या लुओ फेंग और उसके लोग जासूसों को उनकी उपस्थिति के आधार पर अलग नहीं कर सकते थे? जवाब है, मुश्किल। इसका कारण इस तथ्य में निहित है कि पृथ्वी सैकड़ों वर्षों से बाहरी दुनिया के संपर्क में थी और लुओ फेंग ने कभी भी पृथ्वीवासियों को मिल्की वे की खोज करने से प्रतिबंधित नहीं किया। यदि वे कम से कम 3 साल की अंतरतारकीय यात्रा को सहन कर सकते हैं तो वे घर लौट सकते हैं। इतनी लंबी यात्रा की आवश्यकता का कारण यह था कि पृथ्वी के निर्देशांक लंबे समय से हु यानबो द्वारा मिटा दिए गए थे और डार्क यूनिवर्स के माध्यम से पृथ्वी पर सीधी यात्रा की गणना एक बारीकी से संरक्षित लुओ परिवार रहस्य थी। इस प्रकार लौटने के इच्छुक लोग केवल एक वर्महोल के माध्यम से सौर मंडल में प्रवेश कर सकते हैं और फिर पृथ्वी तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यान पर कम से कम 3 साल बिता सकते हैं। इसके अलावा कई पृथ्वीवासी अन्य रहने योग्य ग्रहों पर बस गए थे, जिनमें से कुछ ने परिवारों की स्थापना भी की थी। नतीजतन यह अपरिहार्य था कि अन्य मानव जातियां उनके बीच दिखाई देंगी। उदाहरण के लिए, यदि जूशिन ने इस नियम को सख्ती से लागू नहीं किया था कि लुओ परिवार के वंशज केवल पृथ्वीवासियों से मिलते जुलते भागीदारों का चयन कर सकते हैं, तो लुओ रक्तरेखा पहले से ही विभिन्न मानव जातियों में फैल सकती है। इसके अतिरिक्त लुओ परिवार की शुरुआती पीढ़ियों से अलग बाद के कई वंशज ब्रह्मांड की बहुविवाह संस्कृति से प्रभावित थे और कुछ के लिए 100 से अधिक भागीदारों का होना असामान्य नहीं था। यदि उन्होंने अपने परिवारों के साथ पृथ्वी पर लौटने का फैसला किया तो पृथ्वी पर विभिन्न मानव नस्लीय लक्षणों की उपस्थिति अब आश्चर्यजनक नहीं होगी। इस वजह से अगर ज़िर्ग द्वारा भेजे गए जासूस पृथ्वीवासियों से मिलते जुलते थे, भले ही कोई यह बता सके कि वे पृथ्वी के मूल वंश के नहीं थे, फिर भी यह पुष्टि करना मुश्किल होगा कि वे जासूस थे या नहीं। हालांकि भले ही जासूसों ने पृथ्वी पर घुसपैठ की हो, लेकिन उनके पास हत्या के प्रयास को अंजाम देने का कोई मौका नहीं होगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी को लंबे समय से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा बदल दिया गया था, जिसमें एक बेहद कड़ी सुरक्षा प्रणाली थी। इसके अलावा डायलन, एक उच्चस्तरीय अमर सेना भगवान, हमेशा लुओ फेंग की तरफ से उनके रक्षक के रूप में थे। लुओ फेंग की हत्या करने के लिए ज़िर्ग को सफलता की एक पतली संभावना के लिए कम से कम एक मार्क्विस अमर भेजने की आवश्यकता होगी। हालांकि एक मार्क्विस अमर जासूस को सिर्फ एक मार्क्विस अमर बनने की क्षमता के साथ एक प्रतिभा को मारने के लिए बलिदान करना एक मूर्खतापूर्ण व्यापार बंद होगा। लंबे समय तक निगरानी के लिए लुओ फेंग की निगरानी करना या खुफिया जानकारी को रिले करना, इस तरह के तुच्छ कार्यों के लिए एक अमर जासूस को असाइन करना और भी बेकार होगा। इसलिए जब तक जासूस अमर स्तर पर नहीं था, लुओ फेंग डायलन की सुरक्षा के बिना भी आसानी से उन्हें संभाल सकता था। अकेले उनका विश्व मास्टर स्तर 6 मोशा कबीले क्लोन पहले से ही विश्व मास्टर स्तर 8 मानव के बराबर था और यहाँ तक कि साधारण विश्व मास्टर स्तर 9 मनुष्य भी इसके अविश्वसनीय रूप से मायावी आंदोलन तकनीकों के कारण इसके खिलाफ असहाय होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर लुओ फेंग की सुरक्षा की वस्तुतः गारंटी थी। हालांकि अगर एक जासूस लुओ फेंग के बारे में जानकारी को रिले करने में कामयाब रहा तो ज़िर्ग हाइव को ज़िर्ग दौड़ में वापस लाने के लिए उसे खत्म करने की उनकी इच्छा केवल तेज होगी। ज़िर्ग क्वीन को सफलतापूर्वक गुलाम बनाने के बाद लुओ फेंग की सर्वोच्च प्राथमिकता उसे 1 मिलियन मजबूत ज़िर्ग सेना बनाने में मदद करना था। ज़िर्ग योद्धाओं के इस तरह के एक विशाल बल का उत्पादन संसाधनों की एक विशाल राशि की आवश्यकता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए सबसे कारगर तरीका ज़िर्ग अवशेष की बड़ी मात्रा में खरीद करने के लिए ब्रह्मांडीय कबाड़खाना के लिए एक यात्रा है। इसका मतलब यह भी था कि हम लुओ फेंग के ब्रांडनय कवच को देखने वाले थे और ब्रांडनय त्वचा द्वारा हम मोयू कवच के थोड़े उन्नत संस्करण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो अगले सप्ताह के मोयू वाइन विकास के बाद उभरेगा। नहीं, यह एक पूरी तरह से नया चमकदार युद्ध सूट था। तो आप कौन सी शैली पसंद करते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।